हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 के सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके जस्ट प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ब्रजगुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ब्रजगुणन विधि में करना क्या होता है कि जो भी हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, तो इसमें जो हमारा वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है, जैसे कि x बराबर समथिंग या फिर y बराबर समथिंग, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो है फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। कि x बराबर ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन y बराबर ये रहा फॉर्मूला, तो इसको जो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद जैसे ही उसमें से जो है हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे होंगे, तो मे भी शायद हो सकता है कि पूछ सकते हैं कि ये जो फॉर्मूलाज हमारे पास आया है x बराबर समथिंग एंड देन y बराबर समथिंग, ये आया कहाँ से, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो जो आप देख लो, वहां पे जो मैंने इसका डेरिवेशन भी करा दिया है कि एक्चुअल में ये जो ब्रजगुणन विधि में हमारा x बराबर समथिंग है एंड देन y बराबर समथिंग है, ठीक है। तो ये चीज आया कहाँ से, वहां पे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वहां से जो जाकर के आप जो आइडिया ले सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आपको जो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि देखो, अगर आप याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में बनाओगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। याद कैसे रखना है, यहाँ पे जो मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक दे देता हूँ। बेसिकली देखो, नीचे में इन दोनों का पोर्शन जो है ना वो सेम है, देख लो, a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। तो अगर आप दोनों में से किसी एक का याद करते हो तो देन अपने आप याद हो जाएगा दोनों में, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पे अगर आप इस टर्म को याद रखते हो b1c2, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना रहेगा कि b1c2, तो इसके बाद जो अल्टीमेटली आप चेंज कर दो, यहाँ पे b1 है तो उसके बाद लिखो b2, c2 है तो लिख दो c1। समझ में आ रहा है। b1c2, तो उसके बाद माइनस का तो साइन लगाएंगे ही, उसके बाद यहाँ पे b1c2 है ना, तो b1 के जगह पे लिखेंगे b2 और c2 के जगह पे कर देंगे c1, मतलब इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ। तो b1c2 अगर हम याद रखे हुए हैं तो b1c2 के माइनस लगा करके क्या लिखेंगे, b2c1, क्योंकि देखो ना b1c2 के बाद क्या बोलेंगे, b1 है तो यहाँ पे लिखेंगे b2, c2 है तो बोलेंगे c1। यहाँ पे आ जाओ, a2c1 है तो a2 के बाद लिखेंगे a1 और c1 के बाद लिखेंगे c2, मतलब जो भी रहेगा उसका जो है अपोजिट कर देना है। c1 रहेगा तो c2, b1 रहेगा तो b2, इस तरीके से एक लॉजिक है, ठीक है। और बेसिकली देखो, इसका जो है याद करने का भी जो है एक फॉर्मूला है, मतलब एक टेक्निक है, तो बेसिकली उसमें जो है हम लोग डिस्कशन नहीं करते। एक्चुअल में देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई टीचर आपको मान करके चलो बाय द वे इसको जो है लॉजिक से याद करके जो है मतलब लॉजिक से आपको याद करने के लिए सिखा दिया है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको जो है वो लॉजिक भी तो याद रखना पड़ेगा ना। तो मैं तो आपको कहता हूँ कि एज इट इज इन फॉर्मूलाज को है, जब आप क्वेश्चन में 3 से 4 बार या 5 बार जब अप्लाई करोगे तो बेहतरीन ढंग से ये जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली अगर आपको किसी लॉजिक से सिखा देगा तब में भी शायद हो सकता है कि उसमें भी तो देखो समय लगेगा ही ना, तो उससे बढ़िया है कि आप तो जो इसी को याद कर लो, ठीक है। मैं जब अपनी क्लास में पढ़ता था 10th क्लास में, तो उस समय मैं इसी को जो एग्जैक्टली याद करके रखता था, ठीक है। कि x बराबर b1c2 माइनस b2c1 एंड देन बटा में a2b1 a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। a1b2 माइनस a2b1 एंड देन यहाँ पे तो a2c1 माइनस a1c2, उसके बाद बटा में a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आप फॉर्मूलाज को याद करके रखो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो एंड देन डायरेक्ट आंसर, ठीक है। आप जो कितना लॉजिक वगैरह के भरोसे से बैठे रहोगे, उससे बढ़िया तो इससे जो है आप याद ही कर लो, ठीक है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो दोनों फॉर्मूले हैं आपको याद हो गए, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर किसी स्टूडेंट से याद नहीं होता है तो आप क्या करो, मैं आपको बताता हूं। इन दोनों फॉर्मूलाज को कम से कम 10-10 बार जो है आप कॉपी पे लिख दो, ठीक है। 2 दिन जब करोगे ना ये काम, तो अपने आप जो अल्टीमेटली याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। तो बेसिकली अभी जो है मुझे आपको एक चीज बताना है, हालांकि ये जो चीजें है बताया हुआ पहले से ही। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो वहां पे मैंने आपको कहा था कि जो बेसिकली दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो एक समीकरण रहता है तो उसका ग्राफ सरल रेखा, 2 ठो रहेगा तो दोनों का सरल रेखा। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, यानी कि इसका जो हलों की संख्या होती है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों जो समीकरण है कितने पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर 2 ठो है तो इसका सामान्य सूत्र हम कैसे लिखते हैं,
a1x प्लस b1y एंड देन प्लस c1 बराबर 0 एंड देन उसके बाद a2x प्लस b2y एंड देन प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ओके। तो इसका भी जो ग्राफ होगा वो भी सरल रेखा होगा एंड देन इसका भी जो ग्राफ होगा वो भी सरल रेखा होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, तो ये दोनों जो लाइन है मे भी शायद हो सकता है कि पैरेलल हो, ये सब चीजें पहले भी मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है एक्सरसाइज 3.5 के अंदर, इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें जो है मतलब ये सब चीजें जो है फिर से रिकवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, यानी कि समांतर है, तो इस केस में कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। ठीक है, और इसका क्या कंडीशन है, जैसे देखो मैंने एक्चुअल में आपको बताया था कि अब देखो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसका ग्राफ खींच करके तो आप अंदाजा नहीं लगाओगे ना कि ग्राफ पैरेलल है तो चलो इसका कोई हल नहीं है, तो उसमें तो काफी ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो लॉजिक दिया था कि इसमें जो a1 b1 c1 एंड देन a2 b2 c2 है, इसकी मदद से हम डायरेक्टली जो है चेक कर पाते हैं कि दोनों समीकरण का जो ग्राफ है वो किस तरीके का होने वाला है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको कंडीशन बताया था कि अगर दो लाइंस मतलब ये दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण का लाइंस जो है मतलब कि ग्राफ जो अगर पैरेलल होगा, तो कब पैरेलल होगा, तो बस आप जो ये चीज चेक कर लो कि a1 बटे a2 एंड देन बराबर b1 बटे b2 एंड देन बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है। ठीक है, और जब कोई हल नहीं होता है दैट मीन्स दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों लाइन प्रतिच्छेदी भी हो सकता है ना, तो इस केसेस में एक हल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, तो अद्वितीय हल का क्या कंडीशन है, फिर से हम ग्राफ बना करके तो नहीं चेक कर सकते कि हाँ चलो इसका ग्राफ जो एक लाइन पे जो है मतलब एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसीलिए इसका अद्वितीय हल, ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं दिखे b1 बटे b2, देन आप कह देना कि दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल है, मतलब एक और केवल एक हल है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा जो हमारा कंडीशन है वो क्या है कि दोनों लाइंस में भी शायद हो सकता है कि एक दूसरे से ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं समपाती, इसको क्या बोलते हैं समांतर, इसको प्रतिच्छेदी एंड देन इसको समपाती। तो इसमें जो होता है हमारा अनंत हल होता है। कितने हल होते हैं, अनंत हल। ठीक है, तो इसका क्या कंडीशन है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 एंड देन बराबर c1 बटे c2 होता है। ठीक है, ये चीज जो है ऑलरेडी हमने जो है आपको बता रखा। ठीक है, ओके। तो बेसिकली अब जो एक्सरसाइज 3.5 के अंदर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन इस बेसिस पे है। पहली बात तो वो क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, मतलब जो भी रैखिक समीकरण है उसका युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा, मतलब दो दो समीकरण है। ठीक है, तो कह रहा है कि किसका एक अद्वितीय हल है, मतलब किसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय मतलब एक और केवल एक हल, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब वो आपसे जो है पूछ रहा है कि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्मों का जो कैसा हल है, अद्वितीय है या कोई हल नहीं है या फिर अनंत हल है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको कहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी कि जिन रैखिक समीकरण के युग्मों का हल अद्वितीय होगा तो उसे जो है आपको ब्रज गुणन विधि से जो है हल ज्ञात करना है। ठीक है, चलो, तो बेसिकली ये आपको समझ में आ गया है ना। तो देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन किस लॉजिक पे दिया गया। मान करके चलो कि ये दोनों तो जो है हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है। अब समीकरण को जो सबसे पहले आपको करना है चेक कि इस दोनों समीकरण का जो है किस तरीके का हल होगा। अगर अद्वितीय हल होगा तभी आपको ब्रजगुणन विधि से हल उसका जो है निकालना है, इस फॉर्मूले को लगा करके। अगर भाई मान करके चलो कि अनंत हल होते हैं या फिर कोई हल नहीं होता है, तो इस केसेस में आपको जो ब्रजगुणन विधि से हल करने के लिए नहीं बोला। ठीक है, हाँ, अब कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो कि काफी जो सोच समझ के हमसे पूछ सकता है कि आप मुझे ये बताइए कि जब ब्रजगुणन विधि एक मेथड ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो बेसिकली अभी फर्स्ट क्वेश्चन में वो ये क्यों कहा है कि जब कोई हल नहीं होगा एंड देन अनंत हल होगा, मतलब अनंत हल, तो इस केसेस में आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है ब्रजगुणन विधि से, जब अद्वितीय हल होगा तभी निकालना है ब्रजगुणन विधि से सॉल्यूशन। ये आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम ब्रजगुणन विधि से सॉल्यूशन निकालते हैं और जिन दोनों समीकरण का हल
अगर नो सॉल्यूशन हो, मतलब कोई हल नहीं रखता हो, या फिर अगर अनंत हल रखता हो, ठीक है, तो इस केसेस में जब हम इस मेथड से जो है सॉल्व करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो वेरिएबल रहता है वो वेरिएबल आपस में निपट लेता है, ठीक है। तो हाँ, तो जो बेसिकली हमारा जो एग्जैक्टली आंसर है वो नहीं निकल पाता है। तो इसीलिए आपको पहले ही वो जो है सावधानी बरतने को कह दिया, यानी कि सतर्क कर दिया है कि आपको जो है बेसिकली जब कोई हल नहीं होगा एंड देन अनंत हल होगा, तो इस केसेस में आपको जो सोल्यूशन इस मेथड से नहीं निकालना है, क्योंकि निकलेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल वगैरह जो ना वहां पे कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको बोला है कि जब अद्वितीय हल होगा तभी आपको जो उसका सोल्यूशन बृहस्पति विधि से निकालना है। और अद्वितीय हल का कंडीशन क्या है, आप पहले ही चेक कर लेना कि क्या दिए गए समीकरण में ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हाँ, तभी उसका जो सोल्यूशन निकालेंगे बृहस्पति विधि से, अदरवाइज निकालना ही नहीं। सबको समझ में आ गया ना? नाउ तो बेसिकली एक्सरसाइज 3.5 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इसमें से जो है आपको कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं एंड देन आप तो जो है खुद से ट्राई कर ही सकते हो, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है जी। कितना है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 एंड देन 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। तो इसको क्या ही हम करते हैं, इसको फर्स्ट समीकरण बोल देते हैं एंड देन इसको सेकंड, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है कि ये जो आप समीकरण देख रहे हैं दो तो, इनमें से सबसे पहले हम लोगों को ये पता लगाना है कि इन दोनों समीकरण का जो ग्राफ है, या फिर आप यूं बोलो कि इसका जो सॉल्यूशन किस तरीके का होगा। या तो इसके कोई हल एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब नो सॉल्यूशन, या फिर इसके अद्वितीय हल होते हैं, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इसके अनंत हल होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये चीज जो है सबसे पहले हम लोगों को पता लगाना है। तो पता कैसे लगाएंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 एंड देन c2। यहाँ पे बताइए कि a1 बराबर कितना होता है, तो a1 बराबर होता है पहला समीकरण के x के बगल वाला, x के बगल वाला में तो कुछ नहीं है यानी कि 1। b1 कितना, y के बगल वाला, तो y के बगल में कितना है, माइनस का 3 एंड देन c1 कितना होगा, तो c1 होगा -3, ठीक है। चलो ठीक है ना। हाँ, नाउ a2 कितना होगा, तो सेकेंड समीकरण में x के बगल वाला यानी कि 3। b2 कितना होगा, -9 एंड देन c2 कितना होगा, तो -2। एक चीज आप हमेशा याद रखना, जैसे 5x एंड देन प्लस 6y प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पे x के बगल वाला a1, y के बगल वाला b1 एंड देन इधर ही जो रहता है उसी को c1 बोलते हैं। कभी कभार क्या होता है कि इस तरीके से रहता है, तो यानी कि यहाँ पे c1 बराबर कितना होगा, तो 2 बोलोगे तो समझो कि गलत है, इस 2 को इधर ला देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा -2, यानी कि c1 बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो ये सब छोटा मोटा बात है जो कि आपको ध्यान रखना है, ओके। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया a1 b1 c1 एंड देन a2 b2 एंड देन c2। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या a1 बटे a2 एंड देन b1 बटे b2 एंड देन c1 बटे c2 का रेशियो जो है ना वो किस तरीके से, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा। तो बेसिकली देखो a1 बटे a2 कितना है, तो a1 के जगह पे 1 एंड देन a2 के जगह पे 3। b1 बटे b2, तो b1 के जगह पे कितना है, -3 एंड देन b2 के जगह पे कितना, -9, माइनस से माइनस कैंसिल एंड देन 3 3 9, यानी कि कितना होगा 1/3 एंड देन c1 बटे c2, तो c1 के जगह पे बोलो -3 एंड देन c2 के जगह पे -2, ठीक है। ये हो गया 3/2, ठीक है। ये रहा a1 बटे a2, b1 बटे b2 एंड देन c1 बटे c2, ठीक है। तो बेसिकली इन तीनों में हम क्या ही देख रहे हैं कि a1 बटे a2 एंड देन बराबर है b1 बटे b2, चेक कर लो, ये भी 1/3 एंड देन ये भी 1/3, ठीक है। तो a1 बटे a2 एंड देन बराबर b1 बटे b2 है, बट c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बट बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो ये कंडीशन किसका है, अगर आपको याद आ रहा है तो बोलो कमेंट में, ये कंडीशन उसका है, इसमें जो है नो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी हल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि अतः समीकरण के कोई हल नहीं है। तो बेसिकली जब इस समीकरण के, इन दोनों समीकरण के कोई हल है ही नहीं, तो क्या हमें जो है इसको बृहस्पति विधि से हल करना है, तो नहीं करना है,
क्योंकि उसने कहा था जिसका हल अद्वितीय होगा उसी का जो कैलकुलेशन आपको करना है इस मेथड से, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो हम लोग नहीं करने वाले, ठीक है, इसको जो यहीं पे समाप्त कर देते हैं, ठीक है। नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और उसमें देखते हैं सबसे पहले कि अगर उसका जो है सॉल्यूशन अगर अद्वितीय रहा देन उसका जो है सॉल्यूशन निकालना है परत गुणन विधि से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो कितना है। इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन है वो काफी सिंपल सा है ना, और बेसिकली सबसे इजी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो सबसे इजी जो हमारा तरीका है समीकरण को हल करने के लिए वो यही है, ब्रज गुणन विधि है ना। क्योंकि इसमें जो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, हाँ कैलकुलेशन वाइज अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा करना पड़ता है बहुत से क्वेश्चन में। 2x प्लस y बराबर कितना 5 एंड देन 3x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट समीकरण एंड देन ये रहा सेकंड। सबसे पहले हमें जांच करना, ठीक है, कि इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके का होगा। यहां से हम लिखते हैं सबसे पहले a1 बराबर कितना, तो x के बगल वाला यानी कि 2, b1 बराबर कितना तो 1, क्योंकि y के बगल में कुछ नहीं है तो 1, एंड देन c1 बराबर कितना होगा तो इधर आएगा तो -5, ठीक है, इसका ध्यान रखना। a2 बराबर कितना तो 3 एंड देन b2 बराबर कितना तो 2 एंड देन c2 बराबर कितना -8। यहां से कैलकुलेट करते हैं a1 बटे a2 कितना हो जाएगा विच इज 2/3, b1 बटे b2 1/2, चेक कर लो, b1 के जगह पे 1 एंड देन b2 के जगह पे 2, c1 बटे c2, c1 के जगह पे -5 एंड देन c2 के जगह पे -8, ठीक है। तो यानी कि 5/8। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, पहली बात तो a1 बटे a2 और जो b1 बटे b2 है ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो खैर इसके बारे में तो सोचना भी नहीं है, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये इसमें क्या होता है हमारा अद्वितीय हल हो जाता है, ठीक है। यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ठीक है। तो अतः दिए गए समीकरण के अनंत नहीं अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय, देखो ये अद्वितीय हल वाला है, दिए गए समीकरण के अद्वितीय हल है, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों समीकरण के अद्वितीय हल यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो जो यूनिक सॉल्यूशन है उसको हमें निकालना है इस ब्रज गुणन विधि से, ठीक है। ओके, तो बेसिकली नाउ अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे x बराबर, तो ये फॉर्मूला लगा देना है, y बराबर इस फॉर्मूले को लगा देना है, ठीक है। चलो तो x बराबर कितना लिखेंगे, क्योंकि x बराबर क्या है फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, ठीक है, b1c2 माइनस b2c1 एंड देन बटा में a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। अब बताओ मुझे b1 एंड देन c2, तो b1 के जगह पे कितना है 1, c2 के जगह पे कितना है -8 यानी 1 इंटू -8, 1 इंटू -8 एंड देन बीच में माइनस, b2 इंटू c1, तो b2 एंड देन c1 यानी 2 गुने -5, ठीक है, बट्टा में आ जाओ a1 b2, a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 यानी 2 गुने 2, 2 गुने 2 माइनस a2 गुने b1, a2 गुने b1 यानी 3 गुने 8, 3 गुने 8, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हो जाएगा माइनस का 8 एंड देन यहां से हो जाएगा प्लस का 10, बटा में आ जाओ, 2 दूनी 4 में से 3 जाएगा तो 1, 10 में से 8 जाएगा तो 2 एंड देन बटा में 1 यानी कि फाइनली 2। सो x बराबर कितना तो 2। अब यहां से लिखते हैं y बराबर फॉर्मूला, ठीक है, y बराबर कितना a2c1 माइनस a1c2, फॉर्मूला सही लिखा रहा है ना, a2c1 माइनस a1c2, ओके, एंड देन डिवाइड में तो यही रहेगा a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। तो बेसिकली देखो a2 इंटू c1, a2 एंड देन c1 यानी 3 गुने -5, तो कर देते हैं -15, इतना तो आप लोग जो है समझ ही लोगे ना, a2 इंटू c1 विच इज -15, a1 एंड देन c2 तो 2 गुने -8, ठीक है, तो माइनस का 16, ठीक है जी। नीचे आ जाओ, तो बेसिकली देखो नीचे में तो यही रहेगा ना, तो यही कहने का मतलब यही रहेगा एंड देन यही कहने का मतलब कि 1 ही रहेगा। सो फाइनली हम 1 लिख देते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। -15 एंड देन माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 16 एंड देन बटा में 1, तो 16 में से 1 जाएगा तो 16 में से 15 जाएगा तो 1 एंड देन बटे में 1 बराबर कितना 8, ठीक है।
सो फाइनली कितना हो गया 1। अब यहां से हमारा जो x बराबर वैल्यू निकला है 2 एंड देन y बराबर 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, x बराबर 2 एंड देन y बराबर 1 ये आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब वो क्वेश्चन में खुद ही कहा है ना कि जिनका हल अद्वितीय होगा उसका ही हमें जो इस मेथड से चाहिए उसका सॉल्यूशन, तो आप जो सबसे पहले इस तरीके से चेक कर लेना। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कि आप सब स्टूडेंट्स को जो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि इस तरीके से जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप जो जल्दी से कमेंट में करिए कि हाँ अब इसके आगे जो दो ही मतलब इसके आगे जो दो और क्वेश्चंस बचे हैं उसका सॉल्यूशन जो आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप जो जल्दी से लिखो। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में दो जो और क्वेश्चन है उसको तो आप जो बना ही सकते हो। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट से नहीं हो पाता है देन अगर इसका सॉल्यूशन चाहते हैं वैसे तो हो जाना चाहिए ना, तो अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल पे जो आप कमेंट करके और वहां से जो है मैसेज कर देना, उसका जो सॉल्यूशन मैं आपको जो भेज दूंगा। ठीक है, चलो तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ठीक है, इसको हम हटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है ना ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, और इस तरीके से जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस है आप जो काफी ढंग से अच्छे तरीके से जो करिएगा है ना, क्योंकि एग्जाम में ये सब जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। और वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन में देखो कुछ है नहीं, अगर आपको कंसेप्ट वगैरह अच्छे से क्लियर रहता है देन क्वेश्चन जो है ना सब बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि आप जो क्वेश्चन से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करिए थ्योरी, यानी कि जो कंसेप्ट होता है ना उसको समझने में। ठीक है, क्योंकि अगर आप जो उसको समझ लेते हो ना तो क्वेश्चन, वैसे तो ना दुनिया में क्वेश्चन का कमी थोड़ी है, क्वेश्चन तो आप जो अपने मर्जी से जितना चाहो उतना बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली समझना यहाँ पे ये जरूरी है कि कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कंसेप्ट को जो आप समझो ढंग से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करते हैं। करा ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 3y = 7। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है a - b × x प्लस a + b × y। ठीक है, बराबर 3a + b - 2। ठीक है, ये रहा फर्स्ट समीकरण, एंड देन इसको कर देते हैं सेकंड। क्वेश्चन में क्या कहा है पहले क्वेश्चन को समझो। कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए, मतलब वो ए और बी का जो है आपसे वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो ए और बी का जो है क्या होना चाहिए वैल्यू, ताकि दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल करने का मतलब है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली अनंत सॉल्यूशन अगर इसका होना चाहिए तो अनंत सॉल्यूशन वाला जो कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 एंड देन बराबर c1/c2 उसको तो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो बेसिकली वही कंडीशन को यहाँ पे जो हम अप्लाई कर देंगे देन हमारा जो आंसर है वो अपने आप निकल करके आ जाएगा। किसका आंसर आएगा, तो ए और बी का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप देखिए कि हमें करना क्या है, हमारा मोटिव यही है कि जब इस समीकरण के अनंत हल है तो अनंत हल वाला कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि वो खुद से कहा है ना कि इसके जो है अनंत हल है, देन ए और बी का वैल्यू ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम अनंत हल वाला जो कंडीशन लगाएंगे, तो अनंत हल वाला कंडीशन लगाने के लिए क्या हमें चाहिए कि नहीं, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से a1 b1 c1 एंड देन a2 b2 c2 नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो a1 बराबर कितना होगा, x के बगल वाला यानी कि 2, b1 बराबर कितना होगा, y के बगल वाला यानी विच इज 3, c1 बराबर इधर ला करके बोलना। ठीक है, तो -7 एंड देन a2 बराबर कितना, x के बगल वाला विच इज a - b एंड देन b2 बराबर कितना, तो y के बगल वाला यानी कि a + b एंड देन c2 बराबर कितना, तो इस पूरे को आप इधर ले आओ तो माइनस में करोगे ना, तो देखो -3a एंड देन +b एंड देन -2। ठीक है, अब यहां पे मैं लिखता हूं कि चूंकि दिए गए समीकरण के अनंत हल है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा ये चीज। ठीक है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, दिए गए समीकरण के अनंत हल है, तो अनंत हल का जो कंडीशन होता है उसको हम लगाते हैं, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 एंड देन बराबर c1/c2। तो a1/a2, a1 के जगह पे कितना 2 एंड देन a2 के जगह पे a - b, तो 2/a - b, b1/b2 यानी कि 3/a + b,
बराबर C1 के जगह पे -7 एंड देन C2 के जगह पे कितना -3A एंड देन +B -2। ठीक है, माइनस से माइनस को कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये चीज आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये चीज देखो इसके बराबर है और ये चीज इसके बराबर है और बेसिकली ये भी तो इसके बराबर है ना। तो यहाँ पे अगर आप क्लास 9th में पढ़े हैं तो यूक्लिड की अगर ज्यामिति का परिचय आप किए हैं तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं एंड देन इसको इसके बराबर भी कर सकते हैं। तो देखो ना ये आपस में तीनों तो बराबर ही है ना, तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। इसको इसके बराबर भी रख सकते हैं और इसको इसके बराबर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब यहाँ से बारी बारी से सेपरेट आउट करेंगे ना तो हमारा जो फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है, ए और बी का। तो करते हैं, देखना ध्यान से इस क्वेश्चन का। पहली बात तो हम इन दोनों को बराबर करते हैं। ठीक है, इन दोनों को यानी 2/a माइनस बी, 2/a माइनस बी और बराबर कितना 3/a प्लस बी, 3/a प्लस बी। ठीक है, तो देखना क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b और इधर आ जाओ 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b। ठीक है, अब सारे को इस साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा देखते रहो ध्यान से। जब इन सबको इस साइड ले जाएंगे एक काम करते हैं नीचे लिखते हैं, तो 3a में से 2a घटेगा तो a बचेगा एंड देन इधर जाएगा तो -2b, तो -3b पहले से -2b अब जाएगा तो -3b माइनस 2b यानी कि माइनस का 5b एंड देन इस साइड कुछ नहीं बचेगा इसीलिए 0। सो फाइनली यहां से a बराबर कितना हो गया 5b हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब क्या इसको इसके बराबर नहीं कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको करते हैं इसको बराबर। देखो अब भाई आप इसको इसके साथ भी बराबर कर सकते हो या तो इसको भी इसके साथ बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जब इन दोनों को हमने बराबर कर ही लिया तो इन दोनों में से किसी एक को पकड़ करके इसके बराबर कर लो। ठीक है, देन आपको एक समीकरण और मिलेगा। देखो ना यहाँ पे भी दो वेरिएबल है a एंड देन b, तो एक और समीकरण मिलेगा उन दोनों को जो आप जो कैलकुलेट कर लेना। तो करते हैं 2/a माइनस बी तथा 2/a माइनस बी एंड देन बराबर इसके बराबर करते हैं। ठीक है, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो गया था तो बचेगा 7 और बटा में 3a प्लस बी -2, 3a प्लस बी एंड देन -2। ठीक है, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसको गुना करेंगे तो 7a माइनस 7b, इसको गुना कर लेते हैं तो 3 दूनी 6a और 2b एंड देन माइनस का 4। ठीक है, अब देखते रहो ध्यान से, 7a में से 6a घट जाएगा तो a बचेगा। इसको इस साइड ले आ जाओ तो माइनस का 9b एंड देन बराबर कितना बचा हुआ है माइनस का 4, नहीं इधर ला ही देते हैं तो प्लस का 4 एंड देन बराबर 0। सबको समझ में आ रहा है? देख लो कैलकुलेशन तो हमने किया, 7 में से 6 जाएगा तो a बचेगा, 7 भी इधर आएगा तो -2b यानी कि -9b, ये -4 इधर आया तो +4। a के जगह पे कितना रख सकते हैं 5b, a के जगह पे हमने रख दिया 5b, -9b प्लस 4 बराबर 0। तो 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4b। एक काम करते हैं इसको उधर ही ले जाते हैं। ठीक है, तो माइनस का 4 माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं तो b बराबर कितना 4/4 विच इज 1। ठीक है, सो फाइनली a बराबर कितना था, नहीं a बराबर अभी तो निकला भी नहीं, अभी सिर्फ b बराबर आया है। तो यहाँ पे आप एक काम करना है, इसको बोल दो फर्स्ट, तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि b का मान फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, तो फर्स्ट है कितना a बराबर 5b है। ठीक है, तो 5 और b के जगह पे कितना 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 × 5। ठीक है, सो बेसिकली फाइनली हमारा a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 5 एंड देन b बराबर 1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा a और b का आंसर है। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में कैलकुलेशन है और एक्स्ट्रा कुछ है भी नहीं। और थोड़ा सा ये कंसेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लाइंस जो है दो लाइंस के अनंत हल होते हैं तो उस केसेस में क्या कंडीशन होता है। ठीक है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 एंड देन c1/c2, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा रखा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब जो है हम लोग पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके जस्ट आगे एक और क्वेश्चन है जो कि इसी के जैसा है एकदम बिल्कुल सिमिलरली, तो आप जो उस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन कर लेना। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो आप ऐसा करो ना कि जब कह रहा है कि k के किस मान के लिए, मतलब k का आपको जो वैल्यू पूछ रहा है, उसके बाद बोला है कि दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है,
तो आप जो कोई हल नहीं है इसका कंडीशन लगा दो। तो कोई हल नहीं है इसका क्या कंडीशन होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड हम सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है या थर्ड है? 2 का थर्ड, 2 का सेकेंड है, ठीक है। 2 का सेकेंड में बता रहा हूं आपको कौन सा कंडीशन लगाना है। 2 का सेकेंड में कोई हल नहीं है इसका क्या कंडीशन होता है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 एंड देन बराबर नहीं होता है C1 बटे C2। और अभी भी मैंने आपको बताया शुरुआती में, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड आप करना, नहीं होता है देन कोई दिक्कत नहीं, आप जो हमारे टेलीग्राम पे जो मैसेज करना, ठीक है। ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें जो है जितना भी चीजें का जो है हमने डिस्कशन किया है आपको जो है सब अच्छे तरीके से मैं जो है समझा पाया हूं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको जो वाकई में सब कुछ समझ में आया तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।